नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की इस एमसीक्यू सीरीज़ में हम बात करेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन, पॉलिटी क्वेश्चन, ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कवर करेंगे, साथ में इकोनॉमिक्स के। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे 70 से 80 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा पहला जो है हिस्ट्री सेक्शन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम। तो हड़प्पा में एकमात्र एक ही बंदरगाह था और उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जगह पे। अब ये लोथल जगह कहाँ पे है? गुजरात में है। आपने ये भी ध्यान में रखना है। एकमात्र बंदरगाह जो हमें हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है लोथल में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। दशहरी या इसको दधेरी भी बोला जाता है, दधेरी इस तरह से एक पर्वतीय हड़प्पीय पूरा स्थल है। कहाँ पे है ये स्थित, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान में ही ये हमें देखने को मिलता है, राजस्थान में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था। बिल्कुल ठीक है, निर्यात होता था, लेकिन किस चीज़ का किया जाता था? क्या तांबे का, अनाज का, सूती वस्त्रों का या लोहे का? अरे लोहे की तो बात हम करते हैं। ये बात आ जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अवगत नहीं थे। तो अब अनाजों की बात आ जाती है। ठीक है भाई, कृषि तो वो करते थे, कॉपर भी वहाँ पे देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था, सूती वस्त्र। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान में होना है कि कॉटन को क्या बोलते थे? वो सिंडन नाम से संबोधित करते थे, यानी कि कॉटन का नाम क्या था? सिंडन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल, जिसको हम नर्तकी की मूर्ति बोलते हैं, वो कांस्य की एक प्रतिमा है। उसको बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? कौन सी तकनीक का? देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मोम लोपी ढलाई। क्या करेंगे उसको? पहले तो हम एक मोम जैसी चीज़ बना देंगे, फिर उस जो भी हमारा कांस्य होगा उसको उसमें ढाल कर डाला जाएगा, फिर वहाँ से हमें मूर्ति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नर्तकी की मूर्ति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर दिया जाए। अगर बात करें कि नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थल से मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदाड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? मोहनजोदाड़ो। तो ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। ऐसा नगर जो 3 भागों में विभाजित था, कौन सा था भी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। क्या बोलेंगे? धौलावीरा। तो देखो ये 3 भागों में, एक तो हमारा जो जहाँ पे राजा रहा करता था वो वाला, उसके बाद जो प्रजा रहा करती थी वो वाला, और एक जहाँ पे व्यापार होता था वो वाला। तो ये 3 तरह से डिवाइड किया गया था इस नगर को। अगला प्रश्न देखें। सिंधु घाटी की संस्कृति से संबंधित स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल नहीं है? हड़प्पा तो है भी। पाटलिपुत्र हो जाएगा भी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। ओके, मोहनजोदड़ो है भी, कालीबंगा ये भी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलता है, और कालीबंगा जो है वो हमारे इंडिया में ही देखने को मिलता है, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान हम इसके लिए बोलेंगे। अगला प्रश्न देखें, सातवां। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा भाई मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए। अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मृतकों का टीला। आगे देखें। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, इनमें से कौन सा सबसे पहले कॉटन का उत्पादन करने वाले? तो वही सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ध्यान रखना, कपास को क्या बोला जाता था? सिंडन बोला जाता था, सिंडन। सिंडन, ध्यान में बात रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी? लोथल की खुदाई करने वाला कौन था भाई? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? देखो, डी.के. चक्रवर्ती है, एस.आर. राव है, मॉर्टिमर है, और जॉन मार्शल है। भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
हाँ जी, SR राव, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। इन्होंने ही लोथल की खुदाई करी थी। लोथल, लोथल एकमात्र बंदरगाह जहां हमें देखने को मिला, बंदरगाह। चलें आगे बढ़ें जी। अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता घोड़ों की अस्थियों का अवशेष, सिंधु घाटी में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला था? घोड़ों, सुतकांगेडोर, सुरकोटड़ा, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी, इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सुरकोटड़ा। यस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सुरकोटड़ा। यहाँ से ही हमें किसके? घोड़े के अवशेष देखने को मिले, घोड़े के अवशेष। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीसा प्राप्त किए जाते थे, कहाँ से लेड यूज किया जाता था भाई? जो लेड से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, क्राफ्ट का काम किया जाता था, वो हमें कहाँ से देखने को मिला भाई? ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, नागौर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल पंजाब में स्थित है, पंजाब में कौन सा है भाई? रोपड़ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। कौन सी नदी के किनारे? सतलज के किनारे, सतलज के किनारे, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक मुलायम पत्थर से बनी हुई होती थी, कौन से पत्थर से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें? स्टीलाइट से बनी होती थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टीलाइट, स्टेटाइट। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न। चलें ज्योग्राफी की बात करेंगे। अब ये भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार समूह को अलग करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि है? मन्नार जल संधि, पाक, 10 डिग्री या फिर पाल्क? भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ऊपर हमारा अंडमान आ जाता है और इसके नीचे क्या आ जाएगा? निकोबार आ जाएगा, जो कि भारत का एक क्या है? आइसलैंड है, द्वीप है। ओके, मन्नार की जल संधि की बात करें तो मन्नार ये हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। पाक जल संधि ये भारत को अलग करती है श्रीलंका से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। चलें आगे बढ़ें, अगला प्रश्न, वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसकी जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से, वो राज्य भी हो सकते हैं और यूनियन टेरिटरी भी, दोनों को मिला के हमें बताना है। तो अगर आपको मैप आता है तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब बात आ जाती है कि कितने राज्य या यूनियन टेरिटरी से इसकी सीमा लगती है, तो बोलेंगे 9 से। अब और वो 9 कौन कौन से हैं? देखो, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से? एक तो उत्तराखंड लगता है, बोलेंगे ठीक है सर, उत्तराखंड तो हमें पता है। साथ में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश भी लगता है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा एरिया लगता है लेकिन लगता है भाई। उसके बाद हरियाणा उसके साथ में है, हरियाणा आ जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो उसके बाद दिल्ली आ जाएगी, दिल्ली भी तो देखो जैसे नोएडा का क्षेत्र है वो कहाँ पे आ जाते हैं? वो हमारा यूपी की साइड ही आ जाता है ना। उसके बाद राजस्थान आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, राजस्थान की सीमा भी इसके साथ लगती है। उसके बाद बात करूं तो आगे बढ़े, मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के बाद बिहार की बात करेंगे तो बिहार भी आएगा, बिहार आ जाएगा। फिर बिहार के पास में छत्तीसगढ़ आ जाएगा, क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़। और एक छत्तीसगढ़ के साथ में ही झारखंड की बात करेंगे, क्या बोलेंगे? झारखंड। तो ये 9 के 9 राज्य या यूनियन टेरिटरी, इनमें से एक यूनियन टेरिटरी है और वो दिल्ली है। चलें आगे बढ़ें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्या बोला है? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी बाई एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन एंड दीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी एक आइसलैंड है, बिल्कुल ठीक है, जो किस तरफ पाया जाता है? आप बोलेंगे सर ये तो हमारा अरब सागर की तरफ पाया जाता है, अरब सागर की तरफ।
चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें चौथा, केरल से गुजरने वाली अक्षांश डैश से भी गुजरती है। जो अक्षांश रेखा है केरल से गुजरने वाली, वो और कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बोला है। देखो अगर मैं बात करूँ केरल के साथ में कौन सा, तमिलनाडु लगता है, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, गोवा आ जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो बेंगलुरु वाला इलाका आ जाता है, यानी कि कर्नाटका वाला इलाका आ जाता है, कर्नाटका, ठीक है, ऐसे ही है। तो केरल के आसपास तो यही हमें प्रदेश देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र यहाँ पे नहीं होगा, उड़ीसा बहुत दूर चला गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र यहाँ ऊपर होता है। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश। तो जो केरला से जो लाइन गुजरती है वो तमिलनाडु से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। हाँ जी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अरे देखो भाई भारत है हमारा, भारत में अगर मैं बात करूं चारों दिशाओं की तो सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, इसके साथ में ही लद्दाख भी आ जाता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और अगर मैं दक्षिणतम की बात करूं तो तमिलनाडु आ जाता है, जहां पे कन्याकुमारी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं पूर्वी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। और वेस्टर्न की बात करूं तो यहाँ पे हमें गुजरात देखने को मिलता है। अब ईस्टर्न मोस्ट पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ें, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। अब देखो यहाँ पे इंडियन मेनलैंड की बात करी गई है। कल हमने देखा था हमारे भारत का विस्तार, पूर्वी की बात करी थी हमने, किबिथू आ जाता था। फिर गुहर मोत ये गुजरात वाला क्षेत्र आ जाता था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिण की बात करी थी तो वो इंदिरा पॉइंट देखा था, जो कि कहाँ था, अंडमान एंड निकोबार में था। अब ये अंडमान एंड निकोबार क्या है, आइसलैंड है, मेनलैंड नहीं है ये, क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है, द्वीप है। तो यहाँ पे मेनलैंड की बात करी है, मेनलैंड की जब भी बात आएगी तो कन्याकुमारी इसका सही आंसर होगा। हालांकि हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात करी कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। आगे बढ़े, अगला, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो 5, 4, 3 और 6 क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये 6 कौन कौन से क्षेत्र हैं, सबसे पहले उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर में हमारा हिमालय आ जाएगा, हिमालय वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं। फिर हिमालय से नीचे आएंगे तो नॉर्थ के प्लेन्स आ जाएंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्थ के प्लेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या आ जाएगा, फिर हमारा प्रायद्वीपीय आ जाता है, प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर इंडिया आ जाता है, जिसको कि हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेजर्ट की बात करेंगे, यानी कि मरुस्थल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे आइसलैंड हमें देखने को मिलते हैं, आइसलैंड। और एक और बात जो लास्ट वाला हमारा रह गया वो क्या है, वो तटीय मैदान है या तटीय क्षेत्र जिनको हम बोलेंगे, ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के साथ लगते हैं, ठीक है। तो ये 6 तरीकों से विभाजित किया हुआ है। कभी कभी यहाँ पे आइसलैंड को नहीं देखा जाता है तो फिर वहाँ पे 5 हो जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 6 भागों में बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, कौन करता है। देखो अगर मैं बात करूं कि कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, अरे भूमध्य रेखा तो भारत से नीचे है। अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री पे हमें भारत का विस्तार देखने को मिलता है, बोलो बात ठीक है। तो 8 डिग्री से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हमारी हो जाएगी भूमध्य रेखा, जिसको कि हम इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में हमारा भारत है, ये तो बात ठीक होगी। तो ये वाली भूमध्य रेखा तो होगी ही नहीं। फिर उसके बाद आ गया रेखांश रेखा और ध्रुवीय रेखा। ध्रुवीय रेखा तो ध्रुव में होगी, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा जो है वो लगभग कौन सी रेखा, कर्क रेखा, जिसको हम कैंसर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा, कर्क रेखा। ये भारत को 2 भागों में लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। पूछ लिया जाए प्रश्न की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो बोलेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, भारत भूमध्य रेखा मात्र
डैश डिग्री उत्तर में है। अभी बात करी 8 डिग्री उत्तर में है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम सेम दे दिए गए हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 23 डिग्री कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा, 8 डिग्री। तो हमने देखा था 8 डिग्री 6 मिनट्स, यस। आगे बढ़े। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणम बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है। तो यही बोला, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है। अभी बात करी अंडमान एंड निकोबार की बात करी, लेकिन ये सारे तो अंडमान निकोबार के ही क्षेत्र। मिनी कोआई द्वीप हो गया, लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार द्वीप, कार निकोबार, सारे के सारे ये अंडमान निकोबार के ही क्षेत्र हैं। कल भी हमने ये प्रश्न किया था, ग्रेट निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। चलें अगला प्रश्न देखें। हाँ जी, प्रश्न कहता है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश डैश समुद्री तट से संबंध हैं। कितने कितने भारतीय राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? समुद्र लाइन से, या बोलेंगे सी लाइन से, कोस्ट लाइन से लगते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रहे कौन कौन से हैं, बोला 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले गुजरात। गुजरात जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है, कितनी? लगभग 1600 किलोमीटर बनाता है। ठीक है बात है, ठीक है जी। गुजरात नंबर 1 पे आ गया। फिर उससे नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र से नीचे चल जाएंगे तो गोवा आ जाएगा। गोवा के साथ में कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका के बाद और नीचे चल जाएंगे तो कौन सा आ जाएगा? केरल आ जाएगा। केरला के साथ में तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु के अगर थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे तो वो आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उससे ऊपर जा जाएंगे तो ओडिशा आ जाएगा, ओडिशा, ठीक है। और एक लास्ट में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक। ये हमारे क्या हो गए? राज्य हो गए। 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेट। अब यूटीज़ की बात कर लेते हैं। यूटीज़ कौन कौन सी हैं? 4 यूटीज़ की बात करी तो बोलेंगे एक तो दमन एंड दीव आ जाएगा, दमन एंड दीव वाला क्षेत्र, दीव, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आ गया हमारा। उसके बाद पुडुचेरी आ जाएगा एक, बिल्कुल ठीक है, पुडुचेरी भी ठीक हो गया, ठीक है। फिर लक्षद्वीप आ गया, लक्षद्वीप, बिल्कुल ठीक है ये भी। और लास्ट में अंडमान एंड निकोबार। तो ये 4 हमारे क्या हो गए? यूनियन टेरिटरीज हो गए। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 12, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का नेबर नहीं है? देखो, हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि सिक्किम का एकमात्र भारतीय पड़ोसी राज्य कौन सा था? पश्चिम बंगाल था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। झारखंड, मेघालय, बिहार और ओडिशा। ओडिशा तो लगता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लगता है। बिहार पश्चिम बंगाल के साथ में बिहार ही तो है। झारखंड उसके साथ में झारखंड भी है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मेघालय ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़े, अगला। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर ही है, ऑप्शन नंबर सी। आसान प्रश्न। अगला, भारत का दक्षिणी भाग कौन से आकार का है? ओके, द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ए शेप लाइक, कैसी शेप है? क्या वो अर्धवृत्त की तरह है? क्या वो चतुर्भुज की तरह है? चतुर्भुज कैसे बनाएंगे भाई? चतुर्भुज, ये चतुर्भुज आगे, वृत्त गोलाकार है, या त्रिकोण, या फिर त्रिकोणा है? तो त्रिकोणा इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ऐसे रफ से भारत का एक मैप बनाना चाहूँ तो ये मेरे पास, ये देखो, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का सदर्न पार्ट कैसा है? त्रिकोण है, हाँ जी, त्रिकोण या त्रिकोण बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं? पेनिसुला इंडिया भी बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया। यहाँ पे हमें पेनिसुलर प्लेटू भी देखने को मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार जिसको बोलते हैं। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। भारत का
भारत का निम्नतम बिंदु विच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, लोएस्ट, हाँ जी, लोएस्ट की बात करी गई है। ओके, ठीक है। अगर मैं बात करूं समुद्र तल की, ठीक है, समुद्र तल से अगर ऊपर जाएंगे ऐसे हमें लैंड देखने को मिलती है, फिर पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप वाला बिंदु तो ये वाला हो गया, और सबसे नीचे वाला बिंदु जहाँ पे भी होगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला बिंदु है, तो इसी के बारे में बात करी हुई है। तो सबसे लोएस्ट बिंदु क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कुटनाड। कुटनाड इज करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना इस प्रश्न को समझने के लिए ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अब प्रश्न आ जाता है, ये कुटनाड है कहाँ? ये केरल में स्थित है, केरल में, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 16वां IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से कितना मिनट आगे है? भारत का समय पाकिस्तान के समय से कितना मिनट आगे है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 मिनट आगे है, 45 मिनट। और अगर मैं बात करूं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन की, उससे कितना है? तो भारत का समय उससे 5.5 घंटे आगे है, अहेड, ठीक है। किससे? GMT से। और पाकिस्तान से कितना आ गया? पाकिस्तान से 45 मिनट प्लस है भाई। आगे बढ़ते हैं, वह भारतीय राज्य जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अभी बात करी कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। और उसके लिए जो ट्रिक चलती हुई है, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, इस तरह से 8 राज्य हो जाएंगे। ये देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और एक और आएगा यहाँ वेस्ट बंगाल, र से राजस्थान। चलो इसको लिख ही लेते हैं। मित्र से, मी से मिजोरम आ जाएगा, त्र से क्या आ जाएगा? त्रिपुरा, त्रिपुरा हम लिखेंगे। ग से क्या आ जाएगा? गुजरात लिखेंगे, ठीक है। छ से क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ लिखेंगे, छत्तीसगढ़, ठीक है। झ से क्या आ जाएगा? झारखंड आ जाएगा, झारखंड। र से हम क्या लिखेंगे? राजस्थान, राजस्थान लिख देंगे, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 2 बच गए। एक तो वेस्ट बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ओके ये। और एक और बचता है हमारा झारखंड तो हो गया भाई, छत्तीसगढ़ भी हो गया, मध्य प्रदेश, हाँ जी मध्य प्रदेश, ये वाला जो म है इससे आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आगे बढ़े, अब पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए। पॉलिटी के क्वेश्चन में पहला देखो, भारतीय संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। इस संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर टू ड्राफ्ट द कमीशन? कितने मेंबर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 389, ऑप्शन नंबर डी। इनको भी 3 तरह से विभाजित किया गया था। एक तो थे अंग्रेजी, जहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, अंग्रेजी प्रोविंस के लोग थे। फिर एक हमारे 4 क्षेत्र थे जिनको एक टेरिटरी की तरह ही घोषित किया गया था, और बाकी के जो थे वो देसी रियासतों के व्यक्ति थे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखें, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को सही आंसर आ जाएगा, 9 दिसंबर 1946। और अगर मैं बात करूं कि इस दिन और क्या हुआ था, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चूज किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? टेम्पोरेरी बोलेंगे, टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सिन्हा। क्या ये बात ठीक है? सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर अगली मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ पे परमानेंट प्रेसिडेंट चूज कर लिए जाते हैं, डॉक्टर RJ प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग होती है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव आता है, ऑब्जेक्टिव
रेवोल्यूशन लाया जाता है और किसके द्वारा लाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलें आगे बढ़े, अगला प्रश्न। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया, अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब किया गया भाई? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कब पारित किया गया? पारित किया गया ये बात आ जाएगी, एक दूसरी बात आ जाएगी अंगीकृत किया गया, ये बात आ जाएगी। अपनाया गया ये बात आ जाएगी। सारी की सारी 26 नवंबर 1949 की बातें हैं। अगर लागू की बात करी गई तो वो 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि 1930 से लोग इस दिन स्वतंत्रता दिवस बनाते थे, इसीलिए बोला गया कि 26 जनवरी को ही हम अपना संविधान लागू करेंगे और फिर क्या बोल दिया इसको? गणतंत्र दिवस बोल दिया गया। चलें आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान डैश शब्दों का बना हुआ है। अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतने शब्द हैं हमारे भारतीय संविधान में, बस। चलें आगे। यस, भारत का संविधान लिखा गया था कब, कितने समय में? 1 वर्ष नहीं भाई, 2 वर्ष से अधिक। हाँ 2 वर्ष से अधिक। 3 वर्ष से कम, बिल्कुल ठीक है। क्या बोलेंगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने दिनों में लिखा गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये 2 साल से ज़्यादा हुआ और 3 वर्ष से कम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। देखो कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान को क्या माना गया है? एक रूपात्मक दस्तावेज, भावनात्मक घोषणा पत्र, रूप विधान में संशोधन और भावना में एकमत, या फिर लचीला संविधान। तो इसे लचीला संविधान है। ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए आएगा क्या, है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लचीला संविधान हो जाएगा। और अगर सही तरीके से बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही रहेगा, रूप विधान में संशोधन और भावना में एकात्मकता। क्योंकि इसी की वजह से जो है हमारा भारत यूनाइट हुआ है। संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, संविधान ही सर्वोपरि है। तो जो भी विधान है, कानून है, उनमें संशोधन किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, और ये हमें एकजुट करने में भी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या बोलता है? चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटीज ऑफ सब कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। माइनॉरिटी की जो उपसमिति थी, सब कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे भाई? कौन से? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? H.C. मुखर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर से 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान सभा में कुल डैश महिला सदस्य थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 12, 10, 20, 15। सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, बोलते हैं राजनीति प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भातृत्व को स्वीकार करती है। ये कथन किसने कहा? देखो क्या क्या बोल रहा है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी बोले तो उदार, इक्वालिटी बोले तो समानता, फ्रेटर्निटी बोले तो भातृत्व। ये बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर रहेगा। आगे बढ़े, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है। कौन सी विशेषता सही है? सही आंसर हो जाएगा, कैसा है ये? अर्ध संघात्मक शासन की। देखो सेंटर के पास पावर, बिल्कुल ठीक है। स्टेट के पास पावर, ठीक है। पूरी तरह से सेंटर के पास नहीं है, पूरी तरह से स्टेट के पास नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? अर्ध संघात्मक शासन बोलेंगे। इसको क्वासी फेडरल भी बोला जाता है, क्वासी फेडरल। चलें आगे बढ़ें।
मसौदा समिति के अध्यक्ष डैश थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मसौदा समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए। अब ये जो है वो वर्ड ज्योग्राफी शुरू होगी, जल्दी से करेंगे। ज्योग्राफी टर्म बाज क्वाइंड बाई, किसके द्वारा? इरास्टोसनीज ने करी थी। इन्हीं को फादर ऑफ क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी आ जाएगा, इरास्टोसनीज को माना जाता है। आगे बढ़े, चलो भाई, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है। प्रत्येक वस्तु किससे बनी हुई है? अच्छा, ठीक बात हो गई। किससे बनी हुई है? ये द्रव्य से बनी हुई है, तत्व से बनी हुई है, क्वार्क से या फिर प्लाज्मा से? भाई द्रव्य से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि मैटर से बनी हुई वस्तु है, तो मैटर इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्य। तो हर चीज़ मैटर से ही बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, आकाशगंगा की निकटतम सर्पिल गैलेक्सी विच इज़ द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है जिसको आकाशगंगा मिल्की वे बोला जाता है, उसकी सबसे नज़दीकतम गैलेक्सी कौन सी है? भाई कौन सी है? एंड्रोमेडा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी है भाई? एंड्रोमेडा। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज लेमेत्रे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन बनने की संभावना है। जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखें, हमारा ब्रह्मांड पुराना है, कितना पुराना है हमारा ब्रह्मांड? तो बात करेंगे लगभग 14 बिलियन वर्ष, यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स, इतना पुराना है। ये भी अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है? अभी हमने बात करी बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही है। अगला देखें, यस, आकाशगंगा का आकार है कैसा है? सर्पिलाकार है, अंडाकार है, वृत्ताकार, त्रिकोणीय? भाई सर्पिलाकार ही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही हो जाएगा। स्पाइरल है ये, कैसी है? सर्प की तरह, स्पाइरल। आपने देखा होगा कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, इस तरह से, है ना? चलें आगे बढ़े। अगला, आकाश में एक तारामंडल नहीं है, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टलेशन नहीं है? कॉन्स्टलेशन का मतलब तारामंडल, ओरियन, साइरस, टेरस, लियो। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुब्धक जिसको हिंदी में बोलेंगे और अंग्रेजी में बोलेंगे साइरस। साइरस क्या है? एक तारा है जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके सबसे नज़दीक वाला, या बोलेंगे कि लुब्धक ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टार्स ही होता है तारामंडल, ठीक है। हाँ जी, तो साइरस नहीं होगा। ओरियन ये तारामंडल है, वृषभ, सिंह ये तीनों के तीनों तारामंडल है, कॉन्स्टलेशन है। आगे बढ़े, अगला है, गैस, धूल और असंख्य सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? भाई तारे होंगे बहुत सारे, गैसेज होंगी, धूल होंगी, उसको क्या बोलेंगे? भाई उसको बोलेंगे आकाशगंगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? गैलेक्सी बोलेंगे उसको, उसी को गैलेक्सी बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़े, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कॉस्मोलॉजी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक आकाशगंगा है, कौन सी सबसे नज़दीक है भाई? तो अभी हमने बात करी थी, एंड्रोमेडा की बात करी, बिल्कुल ठीक है, एंड्रोमेडा, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, वह एक्सोप्लैनेट जिसे पृथ्वी का चचेरा बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। देखो, पृथ्वी की बहन की बात करेंगे वो तो अलग हो गया, ट्विन्स बोलेंगे वो भी अलग हो गया, उसको तो वो तो शुक्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? अर्थ कज़न बोला है, और उसको अर्थ 2.0 भी बोला जाता है। और यहाँ पे तो विनस है ही नहीं, उत्तर शुक्र ग्रह है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिलर 452 बी।
केपलर 452b। इसको 2015 में ये बोला गया था कि ये भी एक तरह का क्या है, एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होते हैं, उससे बाहर वो घूमते हैं, उनको हमने अपने प्लैनेट्स में ऐड नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। तारों की स्थिति का पता किस तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है? तारों की स्थिति का पता कैसे लगाया जा सकता है भाई? इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है सप्तऋषि, ऑप्शन नंबर सी। देखो होता क्या है, कैसे पता लगाया जा सकता है? हम आकाश में देखते हैं बहुत सारे तारे हैं, और ये तारे जो हैं कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं। जैसे ये तारा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये कैसा पैटर्न बना रहा है? एक हल की तरह पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ना। तो ये सप्तऋषि की बात हो रही है। तो जब हमें 7 तारों का एक ग्रुप देखने को मिलता है, यानी कि वो कोई ना कोई शेप बना रहे होते हैं, ठीक है। और सप्तऋषि ये एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि तारा मंडल है। हाँ जी, चलें आगे बढ़ते हैं। हैली धूमकेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैलीज कोमेट ये हमें देखने को मिला था, अब कब दिखाई देगा? कब दिखाई देगा भाई? ये 2061 में दिखाई देगा, 2061 में। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है। शाम में किसको देखा जा सकता है भाई? कौन सा तारा है वो? ये प्रश्न पूछा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जिसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है। अरे हंटर के नाम को तो ओरियन, ऑप्शन नंबर सी ऐसे याद रखा हुआ है, ओरियो बिस्कुट से याद रखा हुआ है, ओरियन, इसी को हंटर बोला जाता है। चले आगे बढ़े। तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अभी हमने देखा तारामंडल, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्स्टलेशन बोला था ना। हाँ जी, कॉन्स्टलेशन। चले आगे बढ़े। 18वां, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? क्या बोले? आकृति से। तारों का ऐसा समूह जिसको आकृति से क्या बोलेंगे? तारामंडल ही बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तारामंडल, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड तारामंडल, कॉन्स्टलेशन। आगे है 19वां, मिल्की वे। मिल्की वे है, क्या है ये? अरे तारा है, नक्षत्र, अरे आकाशगंगा है, हमारी गैलेक्सी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। और यहाँ पे अब एक सेक्शन बच गया इकोनॉमिक्स का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने किस किस के हिस्ट्री के क्वेश्चन किए, आप बोलेंगे हाँ जी सर हिस्ट्री के। जियोग्राफी में हमने वर्ल्ड भी देखी और इंडियन भी देखी, ठीक है बात। उसके बाद हमने किसके? पॉलिटी के क्वेश्चन भी देखे, पॉलिटी, ठीक है। तो ये हमने 4 सेक्शन कवर किए, 3 सेक्शन कवर किए मेनली, और एक इकोनॉमिक्स का उसकी अगली। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से रिवीजन करेंगे हम, देखना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन देखो। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? बोलेंगे इरास्टोसनीज ने दिया, बिल्कुल ठीक है। अगला, भूगोल का जनक इरास्टोसनीज, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से बनी है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किससे बनी है? बोलेंगे सर मैटर से बनी है। अगला प्रश्न, आकाशगंगा की निकटतम सर्पिली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आगे देखें, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे। हमारा ब्रह्मांड पुराना है कितना? 13.7 बिलियन वर्ष। जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी। आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार है। आकाशगंगा में एक तारा नहीं है, आकाश में एक तारा नहीं, इनमें से कौन सा तारा नहीं है? लुब्धक। तारामंडल नहीं है, लुब्धक एक तारा है, तारामंडल नहीं है, बाकी तीनों तारामंडल हैं। आगे देखें, गैस, धूल और असंख्य सितारों का एक विशाल संग्रह है, गैलेक्सी आकाशगंगा कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। हमारी आकाशगंगा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। देखें, वह एक्सोप्लैनेट जिसको पृथ्वी का कज़न, अर्थ्स कज़न और पृथ्वी 2.0 कहा जाता है, केपलर 452b। तारों की स्थिति का पता तारामंडल की मदद से लगाया जाता है, कौन सी? सप्तऋषि। हैली धूमकेतु कब दिखेगा? 2061 में। एक प्रसिद्ध तारामंडल जिसे शाम में देखा जा सकता है, हंटर, शिकारी के नाम से भी जाना जाता है, ओरियन। तारों के विभिन्न
समूह द्वारा गठित निर्मित प्रतिरूप क्या कहलाता है? तारामंडल। ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज तारामंडल। आगे देखिए, तारों का ऐसा समूह जिसकी आकृति से उसे पहचाना जाता है, तारामंडल बोलते हैं उसको। मिल्की वे क्या है भाई? आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।